नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के साथ मैं हूं राकेश शर्मा। एनआईटी हमीरपुर में रैगिंग को लेकर एक मामला उजागर हुआ है, जिसमें संस्थान की एंटी रैगिंग कमेटी ने आर्किटेक्ट द्वितीय वर्ष के 28 विद्यार्थियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई के चलते 1 साल के लिए हॉस्टल से निष्कासित किया है और फिलहाल अगले आदेश आने तक कक्षाओं से भी निष्कासन के आदेश जारी किए हैं। गौरतलब है कि निष्कासित 28 विद्यार्थियों में 21 लड़के और 7 लड़कियां शामिल हैं। एनआईटी हमीरपुर में रैगिंग को लेकर एक मामला उजागर हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इन 28 छात्रों पर ये आरोप है कि इन्होंने आर्किटेक्ट प्रथम वर्ष के छात्रों को अलग से बुलाकर उनसे पूछताछ व बातचीत की है, जिसकी शिकायत एक छात्र ने अपने परिजनों को की और उस छात्र के परिजनों ने ये शिकायत लिखित रूप में एनआईटी प्रशासन को भेजी। इसको लेकर एनआईटी प्रशासन ने एक 9 सदस्यीय एंटी रैगिंग कमेटी का गठन कर उन्हें जांच का जिम्मा सौंपा। कमेटी ने जांच के बाद पाया कि ये सभी 28 छात्र इस मामले में संलिप्त हैं, जिनको लेकर एनआईटी प्रशासन ने ये कदम उठाया है। वहीं एनआईटी के रजिस्ट्रार ए.के. सिंघा ने कहा कि एक छात्र के अभिभावक की शिकायत पर एंटी रैगिंग कमेटी ने इस पूरे मामले की छानबीन की है और अनुशासनात्मक कार्यवाही के चलते फिलहाल इन सभी छात्रों को हॉस्टल से निष्कासित कर और अगले आदेश आने तक कक्षाओं में भी न जाने के आदेश दिए हैं। संस्थान में ऐसे केसेस को डील करने के लिए एक एंटी रैगिंग सेल है। उनके पास जो भी ऐसी कंप्लेंट आती है उसका संज्ञान लिया जाता है, बेस्ड अपॉन द ग्रेविटी ऑफ डिफेंस एक्शन लिया जाता है। तो इस विषय में एक सेकेंड ईयर आर्किटेक्चर बच्चों ने अनऑथराइज फर्स्ट ईयर के बच्चों को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है, विच इज़ नॉट इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन। सो इस चीज़ का संज्ञान लेते हुए और किसी पेरेंट ने कंप्लेंट की थी कि बच्चों के साथ कुछ इस तरह का हो रहा है, तो इंस्टीट्यूट ने बिना किसी देरी किए इस पर संज्ञान लेते हुए कमेटी बैठाई। कमेटी ने अपने रिकमेंडेशंस दी, जिसके आधार पर इन बच्चों को संस्थान से क्लासेस अटेंड करने से कुछ किस फॉलोअर को डिबार किया गया है और 1 साल के लिए उनको हॉस्टल से निकाल दिया गया है। इस दौरान वो किसी भी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ए.के. सिंघा ने कहा कि वैसे तो ये मामला रैगिंग के दायरे में आता है, लेकिन इस मामले में किसी भी छात्र के द्वारा प्रताड़ित करने की बात नहीं कही गई है। इसीलिए संस्थान ने अनुशासनात्मक कार्यवाही के चलते अपने स्तर पर फिलहाल ये एक्शन लिया है। इसको डील तो रैगिंग के दायरे में किया गया है, लेकिन ज़्यादा ये केस इंडिसिप्लिन का आ रहा है, तो इसको हम इंडिसिप्लिन भी आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमको धारा इसमें रैगिंग की लगानी पड़ती है। लेकिन वो धारा वो नहीं लगती जिसमें जैसे हमने अगर बहुत ही ज़्यादा फिजिकल टॉर्चर हुआ किसी का, स्टूडेंट की तरफ से मेरे ख्याल में इसकी कोई कंप्लेंट आई नहीं है, तो हमने खुद ही संज्ञान लिया। तो इंस्टीट्यूट में एक क्या बोलना चाहिए, डिसिप्लिन रहे, बाकी स्टूडेंट्स को भी मैसेज आए, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था, इसलिए एक्शन लिया गया है संस्थान। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। लगातार तीसरी बार भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जैसे ही सांसद अनुराग ठाकुर अपने गृह जिला हमीरपुर पहुंचे, तो भारतीय जनता युवा मोर्चा और भाजपा के लोगों ने अनुराग ठाकुर का जोरदार स्वागत करते हुए उन्हें सर आंखों पर बिठाया। इस मौके पर जहां युवा मोर्चा की प्रदेश की तमाम टीम मौजूद रही, वहीं नादौन और सुजानपुर के विधायक भी शामिल हुए। तीसरी बार भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अनुराग ठाकुर हमीरपुर पहुंचे, तो उनके सम्मान में एक समारोह आयोजित किया गया। अपनी ताजपोशी को लेकर अनुराग ठाकुर ने आलाकमान का धन्यवाद किया, वहीं उन्होंने अपनी इस उपलब्धि को जनता को समर्पित किया। इस मौके पर अभिनंदन समारोह के दौरान कार्यकर्ताओं ने मुकुट और गदा भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। अनुराग ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर कई ताबड़तोड़ हमले करते हुए कहा कि आज प्रदेश की सरकार को जनहित की कोई चिंता नहीं है और सरकार केवल सत्ता सुख भोगने में ही लीन है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त है और प्रदेश में अवैध खनन, भूमाफिया और गुंडागर्दी का राज चल रहा है। देश की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। जिस तरह से यहाँ पर अवैध खनन हो रहा है, जिस तरह यहाँ पर भ्रष्टाचार के केसेस बढ़े हैं, जिस तरह से यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरह से उद्योग यहाँ पर नहीं आ रहे, ये अपने आप में प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रशंसा है। खुद 5 भ्रष्टाचार के केसों में
पेशियां भुगत रहा हो, केस चल रहे हो। और विधानसभा का सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया हो, तो ये अपने आप में दिखाता है कि उनका ध्यान सिर्फ जनता के काम और विकास पर नहीं है, वो केवल सत्ता का सुख भोगने आए। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 17वीं जयंती पर जहां पूरे देश में उन्हें याद किया गया, वहीं भारत को 21वीं सदी तक पहुंचाने के लिए कार्य करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को चंबा में भी उनकी जयंती पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 17वीं जयंती के मौके पर आज चंबा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा राजीव गांधी की तस्वीर के आगे श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके आदर्शों को याद किया गया। चंबा के स्थानीय प्रेक्षागृह में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव पवन नैयर के साथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं को स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा देश हित में किए गए कार्यों को याद करवाया गया। वहीं इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें 2017 में विधानसभा व 2019 में लोकसभा के होने वाले चुनावों के लिए चंबा के लिए रणनीति तैयार करने बारे चर्चा की गई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव पवन नैयर ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हमें आज राजीव गांधी के आदर्शों पर चलकर पार्टी को एकजुट करने की आवश्यकता है। इसी के मद्देनजर राजीव गांधी की जयंती पर पार्टी कार्यकर्ताओं को उनके द्वारा निर्देश दिए गए। आज पूरे हिंदुस्तान में राजीव गांधी जी की जन्मतिथि मनाई जा रही है और इस संदर्भ में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर जी सुक्खू जी हैं, उनके निर्देश पर आज पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है वो राजीव गांधी जी की जन्मतिथि मनाई जा रही है। इस संदर्भ में आज हमें जिला कांग्रेस कमेटी ने एक मीटिंग इसमें बुलाई हुई है और इसमें जितने भी हमारे पार्टी के जितने हमारे सीनियर लीडर उन्होंने सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया और राजीव गांधी जी की कार्य पर रोशनी डाली। राजीव गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि हुई है कि हम सब जितने हमारे कार्यकर्ता सारे इकट्ठे होकर और कांग्रेस की जितनी हमारी नीतियाँ उसके ऊपर हम अमल करें। और जो हमारे जो 2019 में जो लोकसभा इलेक्शन होने जा रहे हैं, जैसे ही आप लोगों को पता है कि अभी जो इलेक्शन हुए लोकसभा में, इसमें कांग्रेस को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। और मेरे जितने भी हमारे कार्यकर्ता उनसे ये अनुरोध है कि अब सारे हम इकट्ठे होकर और 2019 में और 2017 में जो विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं हमारे, इसमें हम इकट्ठे होकर और इसमें कांग्रेस को भारी बहुमत से हम जिताएं। यही हमारी राजीव गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी चंबा के सुप्रसिद्ध भनौता काली माता मंदिर में वार्षिक जगराते का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया। इस दौरान पठानकोट से आए हंस म्यूजिकल ग्रुप द्वारा मां की भेंटें गाकर मां की महिमा का गुणगान किया गया। चंबा के प्रसिद्ध काली माता मंदिर भनौता में वार्षिक जगराते का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया। गौरतलब है कि चंबा के भनौता गांव में स्थित काली माता मंदिर की काफी मान्यता है और देश के कोने कोने से यहां श्रद्धालु मां के दर्शन करने पहुंचते हैं, जिस कारण हर वर्ष होने वाले इस जागरण में भी भक्तजनों की काफी भीड़ रहती है। इस जगराते के दौरान राजहंस म्यूजिकल ग्रुप द्वारा मां की महिमा का गुणगान किया गया, जिसे सुनकर पंडाल में मौजूद सभी भक्तजन झूमने पर मजबूर हो गए।
सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। कुल्लू के देवसदन में संस्कृत दिवस के मौके पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला कुल्लू के विभिन्न स्कूलों के बच्चों के बीच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्कृत दिवस के मौके पर कुल्लू के देवसदन में भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कुल्लू के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। इस मौके पर बच्चों के बीच प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गईं। वरिष्ठ वर्ग में भाषण प्रतियोगिता तथा कनिष्ठ वर्ग में श्लोक उच्चारण प्रतियोगिता करवाई गई और विजेता बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस बीच भाषा विभाग अधिकारी प्रोमिला गुलेरिया ने कहा कि संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए और इसके वर्चस्व को बनाए रखने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इसमें बच्चों ने काफी प्रोत्साहन दिखाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आजकल संस्कृत भाषा का अस्तित्व डगमगाने लगा है, उसे स्थिर करने के लिए भाषा एवं संस्कृति विभाग इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए प्रयास कर रहा है। ये भाषा एवं संस्कृति विभाग की तरफ से संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य पर संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए और संस्कृत भाषा के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए विभाग की तरफ से एक प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें कि विभिन्न पाठशालाओं के बच्चों ने भाग लिया। वरिष्ठ वर्ग और कनिष्ठ वर्ग में बच्चों ने काफ़ी प्रोत्साहन दिखाया और काफ़ी अच्छी प्रतियोगिता रही है और विभिन्न बच्चों को प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों को पुरस्कार भी दिए गए। और ये विभाग का मकसद है कि संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना और इसके वर्चस्व को बनाए रखना। और संस्कृत भाषा जैसे अपना अस्तित्व दिन प्रतिदिन खोती जा रही है, इसके लिए विभाग प्रयासरत रहता है विभिन्न भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए। और विभिन्न विद्वान भी इसमें शामिल थे, उन्होंने भी काफ़ी प्रोत्साहित किया बच्चों को भी और संस्कृत भाषा के बारे में बताया कि ये कैसे भाषाओं की जननी रही है और संस्कृत भाषा का क्या अस्तित्व है। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से मनमेंद्र अरोड़ा की रिपोर्ट। मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने वल्लभ महाविद्यालय में कॉलेज की स्थानीय मांगों को लेकर प्रधानाचार्य कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। ये जानकारी एबीवीपी के कॉलेज कैंपस के प्रधान कमलेश ने दी। जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्राओं की जो स्थानीय मांगे हैं जिनसे उनको जूझना पड़ रहा है अपनी क्लासेस में, चाहे इस कैंपस की बात हो। आज जो सबसे बड़ा चिंतनीय विषय आज इस महाविद्यालय में बना हुआ है आईआईटी बिल्डिंग को, जो हमारी मुख्य मांग थी कि आईआईटी बिल्डिंग आज लगभग 6200 हमारी कॉलेज की स्ट्रेंथ हो गई है, तो अभी तक आईआईटी प्रशासन के द्वारा कोई भी ऐसा फैसला नहीं लिया जा रहा है जो हमारे छात्र हित के लिए हो। आज आधे से ज़्यादा जो छात्र हैं वो इस आईआईटी बिल्डिंग के कारण पीड़ित हैं, क्योंकि उनको टाइम से क्लासेस नहीं लग रही है और अपने घर में जाने के लिए कई मुश्किलें का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी बात, हमारे जो कॉलेज कैंपस की जो गतिविधियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, जिनके कारण आज हर एक जो स्टूडेंट है उनको जूझना पड़ रहा है, चाहे उनकी क्लासेस टेबल हो, चाहे फैंस हो और कूलर की समस्या हो, चाहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है जो उसके लिए जो एक धरना किया गया ताकि छात्रों को उनके कैंपस में वो सब चीज़ें सुविधाएं प्राप्त हो जिनकी उनको इच्छा होती है और जिनके जो उनके विकास के लिए सहायक हो। इसलिए जो ये धरना किया गया, इसी विषय पर हमने प्रिंसिपल महोदय को हमने जो ज्ञापन दिया तो उन्होंने कहा कि हाँ भी इस पर इमीडिएट एक्शन होगा और जो भी आपकी मांगे हैं उन पर कार्रवाई होगी और छात्रों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिटी चैनल के लिए मंडी से कमलजीत सिंह की रिपोर्ट। कंडाघाट के पड़ाव मैदान में 2 दिन तक चलने वाला गुग्गा माड़ी मेला बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मेले के समापन अवसर पर जगतगुरु माधव आश्रम शंकराचार्य ने मेले में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मेले के अंतिम दिन मेला कमेटी के सदस्यों द्वारा सबसे पहले गुग्गा माड़ी स्थित मंदिर में पूजा अर्चना की गई और मंदिर में झंडे की पूजा कर इसे मंदिर में स्थापित किया गया। कंडाघाट के पड़ाव मैदान में 2 दिन तक चलने वाला गुग्गा माड़ी मेला बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मेला कमेटी के उप प्रधान रोहित सूद द्वारा दंगल के अखाड़े में पूजा अर्चना करने के बाद विशाल दंगल का आयोजन किया गया। मेले में बड़ी संख्या में लोगों ने आकर जमकर खरीदारी की। 2 दिन तक चलने वाले इस मेले में मेला कमेटी द्वारा बच्चों सहित महिलाओं और पुरुषों के लिए भी खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मेले में आयोजित दंगल में हिमाचल प्रदेश के अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के जाने माने पहलवानों ने अपने जौहर दिखाए।
छोटी माली कंडाघाट थाने में तैनात हेड कांस्टेबल प्रेम सिंह और सिरौर के सुरेंद्र के मध्य हुई, जिसमें कंडाघाट पुलिस के प्रेम सिंह ने छोटी माली, जबकि बड़ी माली पंजाब पुलिस के प्रदीप और दिल्ली के रोहित के मध्य हुई, जिसमें प्रदीप ने बड़ी माली अपने नाम की। छोटी माली जीतने वाले को 5100 रुपए और बड़ी माली जीतने वाले को 11,000 रुपए नगद पुरस्कार दिया गया। इसके बाद मेला कमेटी के सदस्यों द्वारा रात्रि को आतिशबाजी का भी आयोजन किया गया। मेला कमेटी के उप प्रधान रोहित सूद ने मेले के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। वर्षों की भांति इस वर्ष भी गुगामाड़ी मेले का आयोजन पड़ाव मैदान कंडाघाट में आयोजित 2 दिवसीय आयोजित किया गया, जिसमें छोटे बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिताएं, महिला और पुरुषों की रस्साकशी व चेयर रेस का बहुत सफल आयोजन संपूर्ण हुआ। मेले में बतौर मुख्य अतिथि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया व दूर दूर से आए हुए पहलवानों ने कुश्ती में अपने जोहर दिखाए, जिसमें छोटी माली कंडाघाट थाना में कार्यरत पुलिस कर्मचारी श्री प्रेम कुमार शर्मा जी ने छोटी माली 5100 रुपये का नगद इनाम प्राप्त किया व बड़ी माली खन्ना के पहलवान पुलिस खन्ना वालों ने जीती व इसमें दूर दूर से आए हुए पहलवान दिल्ली, हरियाणा, पंजाब ने भाग लिया व मेले की शोभा बढ़ाई। बड़ी माली का नगद पुरस्कार 11,000 रुपये शंकराचार्य जी के हाथों से प्रदान किया गया। सिटी चैनल के लिए कंडाघाट से ललित वर्मा के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। शिमला के YMCA में हिमाचल प्रदेश बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन की ओर से पहली राज्य स्तरीय स्नूकर प्रतियोगिता करवाई जा रही है, जिसमें प्रदेश भर के 28 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 4 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में ट्रॉफी के साथ साथ नगद पुरस्कार रखे गए हैं। प्रतियोगिता के समापन मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष शील डी सूद विजेताओं को पुरस्कृत करेंगे। हिमाचल प्रदेश में स्नूकर खेल के प्रति खिलाड़ियों में बहुत अधिक रुझान नहीं है और यही वजह है कि इस खेल की प्रतियोगिताएं भी बहुत कम होती है। शिमला, सोलन और मंडी जैसे कुछ चुनिंदा शहरों में अधिकतर युवा स्नूकर और बिलियर्ड्स को शौकिया तौर पर खेलते हैं। हिमाचल प्रदेश बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन ने युवाओं को इस खेल के प्रति प्रोत्साहित और जागरूक करने के लिए अब बीड़ा उठाया है। इसी प्रयास के चलते एसोसिएशन ने शिमला के YMCA में राज्य स्तरीय स्नूकर प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इस प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश से केवल 28 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 4 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता से बिलियर्ड्स स्नूकर एसोसिएशन काफी उत्साहित है और उसे उम्मीद है कि आने वाले समय में इस खेल के प्रति भी युवा वर्ग रुचि दिखाएगा। 4 बार राष्ट्रीय खेलों में हिमाचल का प्रतिनिधित्व कर चुके शिमला जिला के स्नूकर खिलाड़ी व हिमाचल प्रदेश बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के प्रवक्ता सुनील कुमार ने इस 4 दिवसीय प्रतियोगिता की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ी को ट्रॉफी व 10,000 रुपए नगद पुरस्कार और उप विजेता को ट्रॉफी व 5,000 रुपए नगद राशि दी जाएगी, जबकि बेस्ट ब्रेक के लिए ट्रॉफी व 2,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतियोगिता के समापन समारोह में हिमाचल प्रदेश बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के अध्यक्ष शील डी सूद बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। देखिए, ये हमारा जो टूर्नामेंट हमने आयोजित किया है, स्नूकर का स्टेट लेवल का टूर्नामेंट है हमारा, ये हम पहली बार ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। प्राइज मनी बेस्ड है ये। वैसे हमारे जो स्टेट रैंकिंग के इवेंट होते हैं, टूर्नामेंट होते हैं, हर साल होते हैं, लेकिन ये हमारी पहल है इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए कि इस प्रदेश में जो है इस खेल को थोड़ा बढ़ावा मिले। इसमें लगभग सभी जिलों से आए हैं, दूर दूर से आए हैं, इधर सोलन से आए हैं, मंडी से आए हैं, हमारे शिमला के हैं, तो लगभग है ही है जिनके पास पहुँचे। बाकी दूर दूर से तो आ नहीं पाए हैं और ज़्यादा अवेयरनेस भी इस स्पोर्ट्स को लेके है नहीं है हमारे प्रदेश में, इस करके हमने ये आयोजन कराया है। भले ही हिमाचल में बिलियर्ड्स और स्नूकर के प्रति युवाओं में अधिक रुझान नहीं है, लेकिन पहाड़ी राज्य होने और मैदानों की कमी के कारण हिमाचल में इस इंडोर खेल की आगे बढ़ने की काफी संभावनाएं हैं। अब देखना यह है कि राज्य बिलियर्ड्स व स्नूकर एसोसिएशन इस खेल को आगे बढ़ाने में कितनी सफल होती है। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। जुब्बल तहसील के गिलटाड़ गांव से रोहड़ू आ रही ट्रैक्स गाड़ी के रोहड़ू के समीप संदौर गांव के पास 100 मीटर नीचे पब्बर नदी में लुढ़कने से 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा 9 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को रोहड़ू सिविल अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति शिमला रेफर किया जा रहा है। ट्रैक्स गाड़ी में 11 लोग सवार बताए गए हैं। दुर्घटना का कारण ओवरलोडिंग माना जा रहा है।
प्रदेश में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। आज जुब्बल तहसील के गुलटाड़ में एक ट्रैक्स गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार 9 अन्य लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए रोहड़ू सिविल अस्पताल लाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को शिमला रेफर किया गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस दल मौके पर पहुंचे और घायलों को रोहड़ू सिविल अस्पताल पहुंचाया। प्रशासन ने मृतकों के परिवारों को 10-10 हजार और घायलों को 5-5 हजार रुपए की फौरी राहत प्रदान की। डॉक्टर नरेश पतान ने बताया कि 8 घायलों का इलाज चल रहा है और एक गंभीर घायल को शिमला भेजा है। मेरे ख्याल से इसमें 11 लोग थे पूरे, 2 तो स्पॉट पे डेथ हुई है और 9 लोग हमारे पास आए हैं इंक्लूडिंग ड्राइवर, जिसमें से एक है पेशेंट जो सिक है, बाकी सारे स्टेबल हैं। शायद उसको हम रेफर कर लेंगे, बाकी 8 को यहीं पे ट्रीट करेंगे। 2 लेडीज की डेथ हुई है, वो स्पॉट पे ही हुई है, वो यहाँ हमारे पास अभी पहुंचे नहीं है। शिमला शायद एक रेफर करेंगे हम अभी, सीटी स्कैन के लिए भेजा है एक पेशेंट, वो थोड़ा सिक है, बाकी सारे स्टेबल। सिटी चैनल के लिए रोहड़ू से रविंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। देश में कामगारों की समस्याओं पर रणनीति बनाने के साथ साथ राजनीतिक एजेंडे को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता शिमला में मजदूर संगठन इंटक की राष्ट्रीय बैठक के बहाने जुटे। इस मौके पर राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक संगठनात्मक ढांचे पर चर्चा की गई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव जनार्दन द्विवेदी, इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजीवा रेड्डी और प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह सहित तमाम राज्यों के बड़े नेताओं ने इसमें शिरकत की। शिमला के कांग्रेस पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित इंटक की 287वीं राष्ट्रीय बैठक में देश भर के कांग्रेसी सांसद, विधायक और इंटक के प्रतिनिधियों सहित सैकड़ों डेलीगेट्स मौजूद रहे। बैठक में सभी राज्यों में कामगारों की स्थिति पर चर्चा की गई। इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि देश की वर्तमान सरकार मजदूर विरोधी काम कर रही है और मालिकों के हितों में ध्यान रखकर नीतियां बना रही है। उन्होंने कहा कि हम सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार काम कर रही है उस तरह से इस सरकार के साथ काम नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सरकार अगर इस तरह से काम करती रहेगी या मजदूर विरोधी नीतियां बनाएगी तो इंटक सभी मजदूर संगठनों के साथ मिलकर और अपने स्तर पर भी केंद्र सरकार का विरोध करेगी। वर्किंग कमेटी बहुत ही ऐसे परिस्थिति में हो रही है जबकि ट्रेड यूनियन एंड द गवर्नमेंट का पॉलिसीज दोनों टकराव में है इस वक्त, क्योंकि गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार है, जो मोदी गवर्नमेंट है, वो इस वक्त वन वे में जा रहे हैं विदाउट ट्रेड यूनियन के कंसल्टेशन बगैर लेबर लॉज को चेंजेस करके मालिकों की सपोर्ट में लेबर लॉज को अमेंडमेंट करना चाहते हैं। मालिकों को सपोर्ट करना मैं खराब नहीं मानता, मगर मालिकों को सपोर्ट के माने मजदूरों को तकलीफ में डालना है, मजदूरों का जो हुकूक है वो कम करना है, उनके सेफ और जो सर्विस कंडीशन वगैरह है वो चेंज करके उनके ऊपर ज़्यादा काम का बोझा बढ़ाने का और उनका पगार कम करने का तरीका होता है, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने अग्रणी संगठन की हर तरह से मदद करने में हमेशा आगे रही है। उन्होंने कहा कि इंटक ने देश भर में कई मजदूर संगठन अपनी इस यूनियन से जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि ये कहना गलत है कि कांग्रेस पार्टी इंटक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलती है। इसका एक बड़ा उदाहरण ये है कि इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव रेड्डी राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस में अहम पद पर आसीन हैं। पार्टी का जितना सहयोग मिलता रहा है आगे भी मिलता रहेगा। इंटक के प्रेसिडेंट कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हैं। So what plans does the Congress have to revive the party to get it back into this is a big question. Party has to think over it quite deeply, seriously, formulate certain things, and then they will be known to you. But why the party is taking so long to ponder over all these things? No, this is not a long time. This is always this thing has happened. You need some time for that. इस मौके पर इंटक के प्रदेशाध्यक्ष हरदीप सिंह बाबा ने कहा कि प्रदेश इंटक को कांग्रेस की राज्य सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है और इस राष्ट्रीय बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी और इंटक को और अधिक ऊर्जा और ताकत मिलेगी। उन्होंने कहा कि बैठक का मकसद संगठन की मजबूती और मजदूर संगठन की भावी रणनीति तैयार करना है। हिमाचल प्रदेश इंटक को कांग्रेस पार्टी के साथ और कांग्रेस की सरकार से पूरा सहयोग जो है वो समय समय पर मिलता रहता है। मेरा ये मानना है कि इस मीटिंग के बाद ये जो 287वीं मीटिंग शिमला में हुई है, इस मीटिंग के बाद कांग्रेस पार्टी और इंटक के
रिलेशन जो है, संबंध जो है, इसको और ताकत मिलेगी। और इंटेक के जो हमारे कार्यकर्ता हैं और इंटेक के जो हमारे मजदूर हैं, हमारे यूनियंस हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनको भी हमें जो है निपटाने का जो है वो मौका मिला। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। किन्नौर जिला के यूला गांव की पहाड़ी पर कृष्ण जन्माष्टमी मनाने की एक अनूठी परंपरा है। यूलाकंडा में झील के बीच पांडवों द्वारा निर्मित कृष्ण मंदिर में पहुंचकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए उनके परिजन पूजा करते हैं। मंदिर के समीप पांडवों द्वारा जल प्रवाह के लिए निर्मित कुहल में सर की टोपियां बहाकर भविष्य जानने की भी परंपरा है। पहाड़ से वापस गांव पहुंचने पर देवता लोगों का स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी से 210 किलोमीटर दूर यूलाकांडा की पहाड़ी पर कृष्ण जन्माष्टमी मनाने की अनूठी परंपरा है। जन्माष्टमी मनाने जनजातीय क्षेत्र में तैनात जिला के तमाम उच्च अधिकारी भी पहुंचते हैं। समुद्र तल से 13,500 फीट की ऊंचाई पर पांडव काल में निर्मित कृष्ण मंदिर में बौद्ध भिक्षु हजारों सालों से पुजारी है, जो धार्मिक सद्भावना का भी प्रतीक है। ये हम जो लामा जी जो कृष्ण जी की जन्माष्टमी में पुजारी करता है, तो हम दोनों हिंदू धर्म और ये बौद्ध धर्म हम सब बराबर मानते हैं। यहाँ सभी जो कृष्ण जी का जो हिंदू धर्म और बौद्धिस्ट धर्म सब हम बराबर चलते हैं। यहाँ जन्माष्टमी को जो है, जो बाहर से जो आते हैं टोपी पहनते हैं, गाना गाते हैं, पुराने जो यहाँ के जो सजीव से जो आए हैं वो कैसे यहाँ पहुँचने के लिए पहले चट्टानों को चीरते हुए वाहन मार्ग से होकर यूला गांव पहुँचना पड़ता है। यूला गांव से 12 किलोमीटर की पगडंडी होकर यूलाकांडा पहुँचते हैं। यात्रा मार्ग में कलकल करते झरने, रंग बिरंगे फूल, ऊंचे ऊंचे वृक्ष ऐसा एहसास दिलाते हैं मानो आगंतुकों का स्वागत कर रहे हों। पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं अदृश्य शक्तियों को खुश करने के लिए सुरीली आवाज में गाने गाती हैं। पहाड़ी पर पहुंचते ही पांडव निर्मित झील के मध्य मंदिर दर्शन होते हैं। महिलाएं विश्व शांति के लिए मंदिर में दिए जलाने के साथ बौद्ध मंत्रों का जाप करती हैं। इसी दौरान शोकीला परिवार सभी को प्रसाद बांटकर नाच गान के साथ शोक तोड़ता है। अपने परिजनों की मृत्यु के 1 साल बाद यहाँ पर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए लोग दीपक जलाते हैं। इस दौरान मंदिर के समीप मैदान में पांडव निर्मित कुहल में लोग अपने सर की टोपियां बहाकर किस्मत आजमाने और साल का भविष्य जानने का काम करते हैं। जिसकी टोपी तेजी से नीचे पहुंच जाती है, ये शुभ संकेत माना जाता है और उलटने पर अशुभ। रस्म पूरी होने और नाच गान के बाद फूल लेकर देव मंदिर यूला गांव पहुंचते हैं, जहां देवता स्वागत के साथ लोगों को आशीर्वाद भी देते हैं। हम सब जन्माष्टमी गए, हजारों हिसाब के श्रद्धालु आते हैं, जाते हैं और वहाँ पांडवों का बना हुआ एक मंदिर है जो कृष्ण भगवान जी के लिए मंदिर बना हुआ, और वहाँ के पुजारी जो है बौद्धिस्ट है, दोनों धर्मों का मिलाव है वहाँ पे। और वहाँ पे एक पानी का कूल बना हुआ, वो है टेढ़े मेढ़े, उसको बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में चेशित, मतलब लिखा हुआ है उन्होंने, ऐसा है। और वहाँ पे लोग अपने भविष्य देखते हैं टोपी लगा के। आज हम यहाँ पर जन्माष्टमी के पर एकत्रित हुए हैं, भिन्न जगह के लोग एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर मंदिर कृष्ण जी का है, लेकिन यहाँ पर जो पुजारी जी है वो बौद्ध धर्म के हैं, और यहाँ पर कृष्ण जी के मंदिर होने के बावजूद बौद्ध धर्म के पुजारी है, और यहाँ पर 2 धर्मों का मेल हो रहा है। जिलाधीश किन्नौर डी शर्मा ने बताया कि त्योहार सदियों से मनाया जा रहा है। मंदिर का निर्माण पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान किया था। भाग्य की आजमाइश भी करते हैं, जो अपना टोपी है उसको, जो यहाँ पे जलप्रपात है जिससे पानी यहाँ पे आपने देखा कि झील की तरफ जो जा रहा है, उसमें अपनी टोपी डाल के देखते हैं कि अगर वो सीधे तौर पे उसमें चलती है पानी में तो उसको समते के शुभ माना जाता है, अगर नहीं तो उसको अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे जो हमारे कोई भी अगर मृत व्यक्ति जो
पीछे हमारे से बिछुड़ गए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए भी यहाँ पे प्रार्थना की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है। सिटी चैनल के लिए किन्नौर युलाकांडा से विशेषर नेगी की रिपोर्ट। अखिल भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा कर्मचारियों तथा अधिकारियों के संगठन की संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर बुधवार को एजी ऑफिस में दोपहर में भोजन अवकाश के दौरान एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग में कार्य करने वाले सभी संवर्गों के पुनर्गठन की मांग की गई ताकि उन्हें उनके पदों के अनुरूप वेतन और पदोन्नतियां दी जा सके। लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा संगठनों की समन्वय समिति के प्रदेश महासचिव केएल गौतम ने मीडिया से बात करते हुए अपनी मांगों के बारे में जानकारी दी। काडर रिस्ट्रक्चरिंग करना होगा, संवर्ग पुनर्गठन करना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आज हमारे जो भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग है उसमें जो हमारा अखिल भारतीय नेतृत्व है उन्होंने एक कॉल दिया था कि हम अपने विभाग के अंदर जितने हमारे संवर्ग हैं, जितनी कैटेगरीज हैं, उनका पुनर्गठन मांगें। इसमें विशेष बात यह है कि आज से 30 साल पहले लगभग हमारे विभाग में जो हमारी श्रेणियां थी उनका पुनर्गठन हुआ और उससे कुछ कैटेगरीज को प्रमोशन के एवेन्यूज़ मिले थे या प्रमोशन आगे मिली थी और कुछ स्केल्स में भी जो उनके वेतनमान है उसमें परिवर्तन हुआ था। लेकिन विगत 20 या 30 वर्षों के चलते अब ऐसी परिस्थिति आ गई है कि जो पुनर्गठन हुआ था उसका कोई औचित्य नहीं रह गया है। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारे विभाग में जितने भी लिपिक हैं या डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं या एमटीएस है, सीनियर अकाउंटेंट हैं, सीनियर ऑडिटर हैं, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और ग्रुप वी में सबसे ऊपर अकाउंट्स ऑफिसर और सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर, इन कैटेगरीज के अंदर वेतनमान का पुनर्गठन इस प्रकार किया जाए कि उनको न केवल सेवा काल में पदोन्नतियां मिलें, लेकिन उनका जो कार्य है, कार्यशैली है और जो कार्य करते हैं उसके एवज में उनके जो वेतनमान है उनके अंदर भी संशोधन किया जाए। तो पिछले 19 तारीख को दिल्ली में एक अखिल भारतीय लेवल का मीटिंग हुआ था, उसमें हमने साइंटिफिक आधार के ऊपर उसका एक मूल्यांकन किया है, साइंस के आधार के ऊपर और अपनी कार्य जो हम करते हैं उसके मूल्यांकन के आधार पर, और उसके आधार पे हमने स्केल कैटेगराइजेशन की है जिसको हम कह रहे हैं कैडर रिस्ट्रक्चरिंग। उसको आज का जनरल हाउस करके यहाँ से पारित करवा के हमारी जो 6 एसोसिएशन है उसके सारे सदस्य यहाँ होंगे और उसको हम अपने भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को भेजेंगे ताकि उनको अमली जामा दे और वेतन आयोग को भी भेजे, और जब वेतन आयोग की सिफारिशें हों तो उसमें वो उसका नतीजा देखने को मिले। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रदेशवासियों की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को उनकी 17वीं जयंती पर छोटा शिमला स्थित सद्भावना चौक में उनकी प्रतिमा पर भावभीनी पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर वहां उपस्थित सभी को सांप्रदायिक सद्भाव की शपथ भी दिलाई। इस मौके पर देशभक्ति के गीत और भजन प्रस्तुत किए गए। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 17वीं जयंती पर छोटा शिमला स्थित राजीव चौक पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों, विधायकों, शिमला नगर निगम के महापौर व उप महापौर, निगमों और बोर्डों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों ने राजीव गांधी की आदमकद प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित किए और देश के विकास में दिए उनके योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इस मौके पर सद्भाव की शपथ भी दिलाई। जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, धर्म अथवा भाषा का भेदभाव किए बिना सभी भारतीयों की भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए काम करूंगा। मैं पुनः प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं हिंसा का सहारा लिए बिना सभी प्रकार के मतभेद बातचीत और संवैधानिक माध्यमों से सुलझाऊंगा। राजीव चौक पर आयोजित जयंती समारोह में लोक संपर्क विभाग के कलाकारों ने देशभक्ति के गीत और भजन भी प्रस्तुत किए।
सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश विश्वविद्यालय के सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने अपना वार्षिक समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया। शिमला के एक निजी होटल में आयोजित इस कार्यक्रम में शैक्षणिक, सांस्कृतिक, खेलकूद और अन्य प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधियों में अव्वल रहे 135 छात्र छात्राओं को पुरस्कार प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया गया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान UIIT के वार्षिक समारोह में कुलपति एडीएन वाजपेयी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर कुलपति एडीएन वाजपेयी ने संस्थान द्वारा अर्जित उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करने का आह्वान किया जो विश्वविद्यालय की नई शिक्षा प्रणाली रूसा में सहायक हो। उन्होंने संस्थान के विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की अन्य गतिविधियों में अपना योगदान देने के लिए भी कहा। कुलपति वाजपेयी ने इस मौके पर शैक्षणिक गतिविधियों में अव्वल रहे छात्र छात्राओं को सम्मानित किया और संस्थान की वार्षिक पत्रिका एनिमस 2014 का विमोचन भी किया। उन्होंने विद्यार्थियों द्वारा आयोजित इस भव्य समारोह के लिए आयोजकों की खूब सराहना की। The education of engineering and information technology is altogether different from those related to the general studies. It requires more of a training than of the curriculum studies. The more you are exposed to the training part of it, practical part of it, the usage part of it, more you will be better equipped and more will be demanded in the market. You know, the whole of the world is nothing but it's an IT world, and this IT has brought entire world so proximate to each other, so nearer to each other. There is no distance, rather it is absence of distance at all. संस्थान के निदेशक प्रोफेसर मनु सूद ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से न केवल छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ता है बल्कि उन्हें अपनी प्रतिभाओं को निखारने का अवसर भी मिलता है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि विद्यार्थियों को आपसी लड़ाई झगड़ों और राजनीतिक गतिविधियों से ध्यान हटाकर शैक्षणिक व अन्य ज्ञानवर्धक गतिविधियों में मन लगाना चाहिए। ये फंक्शन हर साल मनाया जाता है और इस फंक्शन में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जिसमें कि हमारा एनुअल मैगज़ीन का लॉन्च करना। इस बार की जो मैगज़ीन है उसका नाम एनिमस 2014 रखा गया है। एनिमस का मतलब जो हमारी यादें पिछले कुछ बीते पलों की हैं उनको संजो कर रखना और उनको संजो कर मैगज़ीन के फॉर्म में लाके रीडर्स के लिए प्रस्तुत करना। इसके अतिरिक्त जो पिछले गत वर्ष में हमारे यहाँ जो कुछ भी एक्टिविटीज़ हुई हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हों, चाहे वो एकेडमिक एक्टिविटीज़ हों, उनमें जो लोग, जो प्रतिभावान लोग जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा कार्य किया है, जो लोग फर्स्ट आए हैं, जो लोग सेकंड आए हैं, उन लोगों को हम सम्मानित करते हैं मोमेंटोस और अवार्ड्स देकर। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। सोलन में बुधवार को देश के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी का 17वां जन्मदिवस सोलन के लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में मनाया गया। इस मौके पर कांग्रेसी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। इस मौके पर जिला सोलन कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल ठाकुर ने कहा कि राजीव गांधी ने देश के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर सोलन के लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में जिला के कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जन्म दिवस मनाया और देश के विकास में दिए उनके योगदान को याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राजीव गांधी के 17वें जन्म दिवस पर जिला सोलन कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल ठाकुर ने कहा कि राजीव गांधी ने देश के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष की उम्र में युवाओं को वोट देने का अधिकार उनकी सोच थी। राहुल ठाकुर ने कहा कि युवा व महिलाएं देश के विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा के चुनाव में मिली हार से सबक लेते हुए कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरह से एकजुट है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की विकासकारी नीतियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी स्वर्गीय राजीव गांधी जी के 17वें जन्म दिवस पर आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए।
और साथ ही साथ उनके दिखाए हुए जो मार्गदर्शन पे चलने का आज हमने यहाँ संकल्प लिया है। और जो उनकी जो सोच थी कि किस तरीके से एक सुदृढ़ और शक्तिशाली भारत का निर्माण किया जाए, उसको उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए उनके दिखाए हुए रास्ते का आज हमने संकल्प लिया है। और इसी आशा के साथ हमने युवाओं से भी आज आह्वान किया है कि जो उनको अधिकार हम स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जो दिया था 18 साल की उम्र में उनको वोटिंग का जो अधिकार दिया था, उसका असल जो है उसके पीछे मकसद को पहचानें और उसको जन जन तक पहुँचाएँ, और ख़ासकर युवाओं तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो है पार्टी के साथ जुड़े। आज जो हमें उदासी, जो हमें हताशा का जो माहौल पीछे बना था पार्टी में, आज उसको त्याग कर हम उत्साह के साथ आगे बढ़ने का हमने आज संकल्प लिया है। और इसका मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब के सब जो पार्टी की नीतियाँ और जो हमारे प्रोग्राम है वो जन जन तक पहुँचाने के लिए हमने आज संकल्प लिया है। और उसका हमें जो परिणाम है आने वाले चुनाव में हमें ज़रूर मिलेगा, और पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो प्रतिनिधि जो हैं जीत कर आएंगे, ऐसा हम पूर्ण विश्वास करते हैं। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। शिमला के राजकीय राजीव गांधी महाविद्यालय में एसएफआई छात्र संगठन ने कॉलेज में होने वाले छात्र संघ चुनावों की तिथि तय न किए जाने के विरोध में विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। एसएफआई का कहना है कि गत वर्षों में इस समय तक शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाता था, लेकिन प्रशासन और विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा बनाई गई निकम्मी नीतियों की वजह से इस वर्ष कॉलेजों में होने वाले छात्र संघ चुनावों को टाला जा रहा है। एसएफआई छात्र संगठन अब छात्र संघ चुनावों की घोषणा में हो रही देरी पर धरना प्रदर्शन पर उतर आया है। शिमला के राजीव गांधी महाविद्यालय में एसएफआई ने धरना प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय प्रशासन से जल्द छात्र संघ चुनावों की तारीख घोषित करने की मांग की। एसएफआई के जिला सचिव चंद्रकांत शर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 2 दिन के भीतर कॉलेज में होने वाले छात्र संघ चुनावों की तिथि घोषित नहीं की गई तो एसएफआई द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये इस कारण क्या है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में जो एससी चुनाव है, जो कॉलेजेस के चुनाव, छात्र संघ चुनाव होते थे, वो इस टाइम तक हो जाते थे और पूरे हिमाचल के अंदर इस टाइम शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाते थे। पर इस साल हिमाचल प्रदेश सरकार ने और हिमाचल प्रदेश के वाइस चांसलर ने एक निकम्मी नीति लाते हुए पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर इन चुनावों को आनाकानी के तहत टालने की कोशिश की है, और जिसका सारा असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। स्टूडेंट अपनी एक छात्र जो संघ हमारा बनता था कॉलेज के अंदर, उसको नहीं बना पाया है, जिसके कारण पूरे कॉलेज के अंदर जो हमारे को सुविधाएं मिली थी वो नहीं मिल पा रही है। कॉलेजेस के अंदर जो काम होते हैं वो नहीं हो पा रहे हैं, और अभी भी लगातार यूनिवर्सिटी प्रशासन या स्टेट गवर्नमेंट इसको आगे टाल मटोल कर रही है। छात्र संघ चुनाव होंगे या नहीं होंगे, अभी तक कोई डेट इसके अंदर निर्धारित नहीं किया है। हम आज सीधे तौर पर एसएफआई की तरफ से चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये छात्र संघ चुनाव की डेट 2 दिन के अंदर नहीं दी गई तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। सीएम तक का पुतला फूंका जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा, या इससे भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। क्योंकि हमारा मानना है कि हमारे जनवादी अधिकारों पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं। आप चुनाव ना करवाने के बहाने कभी फीस बढ़ा रहे हैं, कभी दूसरे जैसी निकम्मी व्यवस्था ला रहे हैं, और आप ये बहाना लगा रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव से पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी होती है। एसएफआई का मानना है कि इस वर्ष छात्र संघ चुनावों में आ रही देरी के कारण कॉलेज के विद्यार्थियों को पढ़ाई में बाधा हो रही है और छात्रों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। शिमला से सिटी चैनल के लिए विक्रम कुमार के साथ रेशमा कश्यप की रिपोर्ट। शिमला में बुधवार को हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने शिक्षा निदेशालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश सचिवालय तक रोष रैली निकाली। संघ ने 11 अगस्त को हिमाचल प्रदेश सरकार को अपनी लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा था, लेकिन 9 दिन बीत जाने के बाद भी उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई न किए जाने पर संघ ने अपनी पूर्व की रणनीति के तहत धरना प्रदर्शन और रोष रैली का प्रदर्शन किया। मांगे पूरी न होने पर हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ द्वारा अपनी पूर्व रणनीति के अनुसार शिक्षा निदेशालय के बाहर सांकेतिक धरना प्रदर्शन करने के बाद सचिवालय तक काले बिल्ले पहनकर रोष रैली निकाली गई। सचिवालय पहुंचकर संघ ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा। हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने जानकारी देते हुए कहा कि अध्यापक संघ ने सचिवालय तक रोष रैली निकाली और मुख्यमंत्री को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। संघ ने हिमाचल सरकार को 2 महीने का समय दिया है और मांगे न माने जाने की स्थिति में संघ प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगा। 11 अगस्त को हिमाचल सरकार को मेमोरेंडम दिया था, एक नोटिस दिया था। 9 दिन का टाइम हमने हिमाचल सरकार और शिक्षा विभाग को दिया था, जिसमें हमने 8 बड़े बड़े मुद्दे जो हिमाचल प्रदेश के 2.5 लाख कर्मचारियों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हमने उठाया था और हमने मांग की थी कि भाई 19 तारीख तक अगर आप इन मुद्दों के ऊपर
कोई विचार विमर्श नहीं करेंगे या संघ से बात नहीं करेंगे तो मजबूरन हिमाचल राज्य अध्यापक संघ को 20 तारीख को जो है ये धरना प्रस्तावित करना पड़ेगा। तो ये 20 तारीख का जो धरना है ये सांकेतिक धरना हमने यहाँ पे रखा हुआ है। इसके बाद जो है हम जो है लाइनों में बड़े उसके साथ जो है काले बैजिस को पहन के जो है सारे शिक्षक जो है सेक्रेटरीट तक जाएंगे और वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी को जो है ज्ञापन सौंपेंगे और 2 महीने का समय फिर हम जो है हिमाचल सरकार को देना चाहते हैं। उसके बाद अगर हिमाचल सरकार 2 महीने तक भी जो है इन मुद्दों के ऊपर कोई फैसला नहीं लेती है तो हम प्रदेशव्यापी आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे। जो मांगे हमने बड़ी मुख्यतः रखी है वो मांगे बार बार चर्चा में आ रही है, वो बहुत बड़ी एनोमली हो रही है। 1/1/2006 से जो ग्रेड पे नहीं दिया जा रहा है, जो अक्टूबर 12 से जो 1 अक्टूबर 12 से ग्रेड पे संशोधित वेतनमान दिया गया, उसकी वजह से जो आने वाले समय में हर कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, हर कर्मचारी हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी की बात कर रहा हूं जो उनको एक जो वित्तीय अनियमितता का सामना करना पड़ेगा वो प्रकाश में हमने लाया है, विभाग के प्रकाश में हमने लाया है। लेकिन श्रीकांत बाल्दी जी अब इस बात को लेके बहुत गंभीर नहीं लगते हैं। वो नहीं चाहते कि कर्मचारियों की मांगों को जो जायज मांगे उनका समाधान किया जाए। उसके साथ मैं बात करूं तो ग्रेड पे की बात हमारे सामने आ रही है। जो डीपीज है हमारे वो 3600 ग्रेड पे लेते हैं, जो उनका फीडर पोस्ट है पीटी वो 4400 ग्रेड पे लेते हैं। इसी तरह से हमारे लाइब्रेरियन की बात करें, असिस्टेंट लाइब्रेरियन हमारे पास है, एल लेबोरेटरी असिस्टेंट हमारे पास है, होम साइंस टीचर हमारे पास है, योगा टीचर हमारे पास है, होम साइंस टीचर हमारे पास है। इन लोगों को भी रिवाइज ग्रेड पे जो है जो अक्टूबर 12 के बाद मिलना था वो अभी तक नहीं मिला है। अब देखना ये है कि क्या हिमाचल सरकार द्वारा हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ की मांगे पूरी की जाती है या फिर संघ को धरने प्रदर्शन का ही सहारा लेना पड़ेगा। शिमला से राजेंद्र काली के साथ सरिता रावत की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। प्रदेश भर की ताजा तरीन जानकारी के लिए आप देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।